तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो चैप्टर हमारा है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोमेंटम क्या होता है ना। व्हाट इज़ मोमेंटम, तो देखते हैं व्हाट इज़ मोमेंटम। It is defined as the product of mass and velocity of a particle. It is represented by P. P is equal to mv। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो भाई मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया गया है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम मिलता है। और यहाँ जब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हाउ वी कैन फाइंड द मोमेंटम, बहुत सारे एग्जांपल्स अलग अलग जगह पे इस तरह से रहते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक ब्लॉक है, इसका मास है 2 किलोग्राम और इधर की तरफ ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो। 2 किलोग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। आपको डिसाइड करना है फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का मोमेंटम कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो P इज इक्वल टू mv। मास कितना है 2 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है 10, तो दिस इज इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन में हम दे सकते हैं प्लस का आई कैप। देखो भाई मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज 20 kg मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन में अलग से हमने लिख दिया प्लस का आई कैप, या 20 आई कैप भी आप यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक इसी तरह से अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये एक ब्लॉक है, इसका मास 2 किलोग्राम है और t इक्वल टू 0 पे हमने इसको 40 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी देके ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, है ना। 2 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, 40 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी देके t इक्वल टू 0 पे इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हमने फेंका। और यहाँ पे आपको फाइंड करना है फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस ब्लॉक का मोमेंटम कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखना भी v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू 40 माइनस 10, g का वैल्यू हम 10 कंसिडर कर रहे हैं, टाइम यहाँ पे 2, तो दिस इज इक्वल टू 20। वेलोसिटी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो मोमेंटम जब हम यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू mv, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 20। और डायरेक्शन में अब क्या होगा भाई, प्लस का j कैप किधर जा रहा है, पॉजिटिव बाय एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। तो मोमेंटम इसका हमारे पास आ रहा है 40 kg मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन में क्या आया, प्लस का j कैप। तो दिस इज द मोमेंटम। ऐसे हम मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं भाई मोमेंटम तो डिस्कस कर लिया, अब आता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम तो ऐसे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट समझ सकते हैं भाई चेंज इन मोमेंटम क्या है, संवेग में परिवर्तन। मोमेंटम क्या होता है, संवेग। तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे देखते हैं, चेंज इन मोमेंटम
संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। पी आई यहाँ पे क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, पी आई यहाँ पे क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, और पी एफ यहाँ पे क्या होगा, सॉरी पी एफ यहाँ पे क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, और पी आई क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। और डेल्टा पी हमारा कहलाता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको लिख सकते हो एम बी एफ माइनस एम बी आई, दिस इज इक्वल टू एम इंटू वी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम को। और ये है डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस बी आई। तो देखते हैं इसको भाई, अभी हमने डिस्कस किया मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे फाइंड करते हैं उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ भी, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ये 2 किलोग्राम मास का ब्लॉक किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, कैसे, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट मूविंग अलोंग पॉजिटिव बाय एक्सिस, कुछ समय के बाद ये पॉजिटिव बाय एक्सिस के अलोंग चलना शुरू करता है विद द सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी विल बी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और फाइनल मोमेंटम हमारा कितना है, 2 इंटू 20 जे कैप माइनस इनिशियल कितना है, 2 इंटू 20 आई कैप, दिस इज इक्वल टू 40 जे कैप माइनस 40 आई कैप, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, 40 जे कैप माइनस 40 आई कैप। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करना हो तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 40 रूट 2 केजी मीटर पर सेकेंड। इसके मैग्नीट्यूड को अगर हमें फाइंड करना हो तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 40 रूट 2 केजी मीटर पर सेकेंड, इस तरह से चेंज इन मोमेंटम को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करना है। A particle is moving on a circular track with constant speed 10 मीटर पर सेकेंड as shown in figure। फिगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, as shown in figure, find the change in momentum of the particle when it complete 1/4 revolution। सेकेंड है when it complete हाफ रेवोल्यूशन, और थर्ड है व्हेन इट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। जब ये 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, और 1 रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तो आपको बताना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं भाई, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो ये 1/4 रेवोल्यूशन जब कवर कर रहा होगा तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड से इस सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, तो स्टार्ट यहाँ से किया भाई, इस पोजीशन ए से स्टार्ट किया, 1/4 रेवोल्यूशन जब ये कंप्लीट करेगा तो ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा, और यहाँ पे आपको देख के बताना है कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल देखिए जब बी पॉइंट पे ये पहुंचता है तो किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हुआ, मास इनटू वेलोसिटी, डायरेक्शन में क्या आएगा, माइनस का आई कैप, माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब यहाँ पे ए पॉइंट से ये स्टार्ट कर रहा था तो 10 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव बाय एक्सिस के लॉन्ग जा रहा था, तो 10 जे कैप, तो दिस इज माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम
फॉर द फर्स्ट पार्ट, है ना। जब 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो चेंज इन मोमेंटम को कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद जब सेकेंड पार्ट है तो सेकेंड पार्ट में कैसे करेंगे इसको, सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं भाई। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं भाई, व्हेन इट कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन, तो हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा भाई। आधा राउंड कंप्लीट किया, ए से स्टार्ट किया, आधा राउंड कंप्लीट किया तो कहाँ होगा भाई, ये हमारा नया पॉइंट बन गया भाई सी पॉइंट पे ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होगा। फिर से यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हमें डिसाइड करना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना, मास 1 किलोग्राम है, 10 माइनस जे कैप। देखिए भाई पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, नेगेटिव बाय एक्सिस के लॉन्ग ऐसे जा रहा है। अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से कंसीडर करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव बाय एक्सिस है, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 10 जे कैप, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 20 जे कैप, ऐसे बता सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं भाई, व्हेन इट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, जब ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कहां पे होगा, थर्ड पार्ट। देखिए भाई जब ये पार्टिकल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो स्टार्ट तो यहां से किया, एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब वापस ये ए ही पॉइंट पे होगा भाई, जहां से स्टार्ट किया उसी जगह पे ये होगा। तो ऐसी सिचुएशन में चेंज इन मोमेंटम अगर हमें फाइंड करना है तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए फाइनल मोमेंटम कितना है, 1 × 10 जे कैप माइनस 1 × 10 जे कैप, दिस इज इक्वल टू 0। 1 रेवोल्यूशन जब ये कंप्लीट कर रहा होगा तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 0। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कोई भी सिस्टम अगर हमको दिया जाएगा और चेंज इन मोमेंटम अगर हमको फाइंड करना होगा तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, ये कॉन्सेप्ट आप क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई क्या कैसे आप इसका स्टेटमेंट क्या है, हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ए बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म motion in a straight line. A body will remain in the state of rest or in uniform motion in a straight line unless any external force is applied to the body. तो ये तो रहा स्टेटमेंट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भाई ए बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी। तो इस बात को समझते हैं, जैसे ये कोई ब्लॉक है और ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में पड़ा हुआ है, भाई एक ब्लॉक है जो यहाँ रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि ये ब्लॉक तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एक्सटर्नल मींस बाहरी फोर्स, आउटर फोर्स, सिस्टम से बाहर का फोर्स जो भी होता है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहता है ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। दूसरा, हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं, जैसे ये एक ब्लॉक है और इधर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर ये ब्लॉक हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं भाई, ए बॉडी
will remain in the state of uniform motion in a straight line unless any external force is applied to the body। इसको देखते हैं भाई, ये एक ब्लॉक है और किसी स्मूथ सरफेस पर इस तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो ये ब्लॉक इसी तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी से तब तक चलता रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज एक्सटर्नल एंड व्हाट इज इंटरनल। इसको डिस्कस करने के लिए हम एक आइडिया आपको देते हैं भाई, कैसे कंसीडर करते हैं भाई एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है। अब ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमारा ये बॉडी है ना, और हम अपनी बॉडी को एक सिस्टम की तरह से अगर कंसीडर करते हैं, पेट में कोई दिक्कत हो गई तो वो क्या कहेंगे भाई, दैट इज इंटरनल प्रॉब्लम। बाहर से कोई एक्सीडेंट हो गया, बाहर से किसी ने टक्कर मार दी तो उसको कहेंगे कि भाई ये एक्सटर्नल। एक्सीडेंट क्यों हुआ? ड्यू टू एक्सटर्नल इशू, एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ। हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं जैसे ये हमारा एक सिस्टम है, जैसे m1 मास का ये ऑब्जेक्ट है, m2 मास का ये ऑब्जेक्ट है, और इसको अगर हम ले लें कि ये हमारा सिस्टम है। अब देखिए, अगर सिस्टम की बाउंड्री हमने ये डिसाइड कर ली और आपको पता है कि जो भी ये जो ब्लॉक्स हैं, ईच एंड एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, तो ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों में इस तरह से फोर्सेस यहाँ पे लग रहे होंगे, F इधर लग रहा होगा, F इधर लग रहा होगा। इसको F12 F21 भी कह सकते हैं। भाई फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। ये जो दो पार्टिकल्स हमारे पास m1 और m2 मास के हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, सिंपल। अब देखिए, ये हमारा सिस्टम है, तो ये जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, ये फोर्सेस कैसे कहलाएंगे भाई? इंटरनल। इन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? दीज आर दी इंटरनल फोर्सेस, है ना। सिस्टम के अंदर के जो फोर्सेस हैं वो इंटरनल कहलाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हमारा सिस्टम ये है, देखिए अगर ये हमारा सिस्टम है तो ऐसी सिचुएशन में ये जो फोर्स है इस सिस्टम के लिए, इसको कहेंगे एक्सटर्नल। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल डिपेंड ऑन द सिस्टम। अगर हमारा ये सिस्टम है तो ये दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे, और अगर हमारा ये सिस्टम है तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला ब्लॉक इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो कैसा कहलाएगा? एक्सटर्नल कहलाएगा। एक्सटर्नल मींस बाहरी, सिस्टम से बाहर का फोर्स। सिस्टम के बाहर का कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से फोर्सेस अप्लाई कर रहा है तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल, और सिस्टम के अंदर ही अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल। तो अब ये हमें देखना है यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या सही है। एक दो एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये एक कार है ना भाई, कार है, और इस कार को अगर हम देखें, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे रेज करके आगे बढ़ेंगे। इस कार को अगर हम देखें, किसी सरफेस पे खड़ी हुई है, ड्राइवर कार में बैठा, चाबी लगाया, स्टार्ट किया और लेके चला गया। तो जब खड़ी है तो रेस्ट में थी, लेकिन जब स्टार्ट करने के बाद ये निकल गई यहाँ से, तो किसी वेलोसिटी से ऐसे जा रही होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है, वेयर इज एक्सटर्नल फोर्स? क्या एक्सटर्नल फोर्स लगा या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही फेल कर जा? भाई यहाँ पे अगर हम इस सिस्टम को देखें तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है, या बिना एक्सटर्नल फोर्स के ही ये कार आगे की तरफ चली जा रही है? आप यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे जनरेट करेंगे कि जो कार है उसमें एक इंजन होता है और इंजन की वजह से कार आगे की तरफ जाती है। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं भाई, क्या इंजन की वजह से कार आगे की तरफ जाती है, या एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस का रोल यहाँ पे क्या है,
इसके लिए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे एक पुराना कार है, हमारा एक पुराना कार है और ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। समझिए भाई, एक हमारा पुराना कार है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, कुछ लोगों को बुलाया, ये ऐसे लोगों को बुलाया कि आओ भाई इस पे धक्का लगाइए। तो लोगों ने क्या किया, इस पे धक्का लगाया, कार स्टार्ट हो गई और चलने लगी। कार स्टार्ट होने के बाद ऐसे मूव करना शुरू कर दी। कुछ दूर जाने के बाद ये कार फिर से बंद हो गई। अब समझना, यहाँ पे जब लोगों से हमने बोला कि भाई धक्का लगाइए, तो उन्होंने धक्का लगाया, कार इस तरह से स्टार्ट होकर ऐसे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद कार फिर से बंद हो गई। अब इन लोगों से फिर से हमने बोला, क्या बोला हमने कि आप लोग फिर से भाई धक्का लगा दो, तो सब मना कर दिए कि नहीं, हम बार बार ये काम नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। अब समझना, तो इन लोगों को हमने ऑफर किया कि ऐसा करिए कि आप इस कार के अंदर बैठ जाइए, कार के अंदर आराम से बैठिए सीट पे और फिर कार के अंदर बैठ के धक्का लगाइए। तो क्या ये कार मूव करेगी? ये क्वेश्चन है कि भाई जब ये लोग बाहर से धक्का लगा रहे थे तो कार स्टार्ट हो गई, अभी फिर से बंद हो गई। अब इन लोगों से बोला कि भाई अब कार के अंदर बैठ के आप आराम से धक्का लगाइए, तो क्या कार मूव करेगी? सभी का आंसर आएगा कि नहीं, अब ये कार मूव नहीं करेगी। तो क्यों नहीं करेगी? रीजन क्या है भाई? फर्स्ट लॉ से हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जब ये लोग बाहर से फोर्सेस अप्लाई कर रहे थे तो ये फोर्स कैसा था? एक्सटर्नल फोर्स। जब बाहर से हम इस तरह से कार पे फोर्स लगा रहे थे तो ये फोर्स कैसा था? एक्सटर्नल। लेकिन जब यहाँ पे फोर्स इस तरह से कार पे लगाया जाएगा तो ये सारे फोर्सेस कैसे होंगे? इंटरनल। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी। जब तक इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो सकता। तो ये क्लियर हो गया होगा अब आपको कि पहले एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा था, इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? इसके बाद यहाँ पे हो रहा है कि ये लोग जब गाड़ी के अंदर बैठ के फोर्स लगा रहे हैं तो वही ताकत तो वही है, स्ट्रेंथ वही है, लेकिन ये जो फोर्स है वो कैटेगरी में आ जाएगा इंटरनल, इसलिए अब ये कार मूव नहीं कर सकती। इसके पीछे जो हमने एग्जाम्पल छोड़ा था कि एक कार है और इस कार में ड्राइवर बैठता है और स्टार्ट करता है और कार एक सर्टेन स्पीड से चली जाती है। हाउ दिस इज पॉसिबल? ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, वो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? क्या यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या कार के इंजन की वजह से ये आगे की तरफ इस तरह से स्टार्ट होके और आगे की तरफ मूव कर जा रही है? तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि एक्सटर्नल फोर्स के बिना तो ऐसा हो नहीं सकता, तो वेयर इज एक्सटर्नल फोर्स? अगर आप कहें कि भाई इंजन की वजह से ऐसा होता है तो हम एक एग्जांपल आपको दे देंगे। जब कोई गाड़ी किसी कीचड़ में फंस जाती है तो इंजन भी रहता है, ड्राइवर भी रहता है, टायर भी होता है, सारा कुछ रहता है। जब कोई गाड़ी मड में इस तरह से कीचड़ में फंस जाती है तो ऐसी सिचुएशन में गाड़ी फिर आगे बढ़ती नहीं है, बढ़ नहीं पाती है। तो वहाँ पे उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं? समझिए, इस बात को समझिए भाई। अगर कोई भी गाड़ी कीचड़ में ऐसे फंस गई है तो उसको अगर हमें बाहर निकालना है तो कैसे करेंगे? या तो बाहर से धक्का लगवाइए, भाई कुछ लोगों को बुलाइए और बाहर से धक्का लगवाइए, या फिर दूसरा काम आपने देखा होगा भी, और दूसरा जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है कि इसके जो टायर हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सराउंडिंग में कहीं ईंट पत्थर इस तरह से पड़े हों तो इस कार के टायर के नीचे डालते हैं जिससे सफिशिएंट फ्रिक्शन मिल जाए और ये कार आगे की तरफ इस तरह से चली जाए। तो इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे जब कार रेस्ट से किसी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करती है या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है तो फोर्स कौन सा लग रहा है? तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है जो इस कार को आगे की तरफ एक्सेलरेट कराता है। अगर सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होगा
तो ऐसी सिचुएशन में ये कार मूव कर ही नहीं सकती। देखिए ये सरफेस स्मूथ है, कैसा सरफेस है यहाँ पे, स्मूथ सरफेस है, और इसमें कार में ड्राइवर वगैरह सारा कुछ है। ये कार स्टार्ट करता है लेकिन कार आगे नहीं बढ़ेगी। रीजन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये कार आगे मूव नहीं कर सकती। इस कंडीशन में यहाँ पे रफ सरफेस है, रफ सरफेस होने से आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, मूवमेंट हो जाएगा। कीचड़ में जब कार थी तो या तो हम बाहर से धक्का लगवाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो ये निकल सकती है, या फिर दूसरा यहाँ पे भाई हम फ्रिक्शन क्रिएट करें। जो टायर नीचे हैं गाड़ी के, वहाँ पर अगर हम ईंट पत्थर गुट्टी ऐसे डालते हैं जिससे सफिशिएंट फ्रिक्शन अगर टायर को मिल जाएगा तो ये मूव कर जाएगी। इसका मतलब है जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर स्टेट ऑफ मोशन में कहीं कोई चेंज हो रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स तो जरूर होगा, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स होगा। उसको हमने खोज के निकाला कि यहाँ पे फ्रिक्शन इज द एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू विच स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कार इज चेंजिंग। ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगता है तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज होगा, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा, और जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। एफ एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू dp ओवर dt, जहां पे p क्या है, मोमेंटम। तो यहां से देखते हैं भाई एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू dp ओवर dt। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू k प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसको लिखेंगे k dm बाय dt b प्लस m db बाय dt। दिस इज एफ एक्सटर्नल। देखिए एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू k dm ओवर dt इंटू b प्लस m db ओवर dt। तो यहां से देखते हैं इफ m इज कांस्टेंट, अगर बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है तो dm ओवर dt कितना होगा, 0। If the mass of a body या mass of a system is constant then dm over dt will be 0। तो ये वाला टर्म कितना हुआ, 0। F external will be equal to some constant k m db over dt। अब यहां से देखिए db over dt क्या है, एक्सेलरेशन, तो ये आ गया F external is equal to k m into a। फोर्स है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे हमने लिखा। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग यूज करते हैं, इफ मास इज 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन a इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा इस पर वो कितना होगा, 1 न्यूटन। ऐसी सिचुएशन में जो एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगेगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन। और यहां से हम डिसाइड करते हैं कि कांस्टेंट k विल बी इक्वल टू 1। देखिए कांस्टेंट k विल बी इक्वल टू 1, आप यहां पे लिखेंगे 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 इंटू 1, k इज इक्वल टू 1। तो जो कांस्टेंट k है हमारे पास आ गया भाई 1। अब आप यहां से देख सकते हैं ये रिलेशन हमारे पास आ गया, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये ध्यान रखेंगे दिस इज द स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स लॉज of
मोशन। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये एक स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं है, ये एक स्पेशल केस है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। इसको और वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं भी एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखा ए एक्स आई कैप ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेयर ए एक्स ए बाई ए जेड आर द x component of acceleration, y component of acceleration, z component of acceleration। और यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल एक्स आई कैप एफ एक्सटर्नल वाई जे कैप प्लस एफ एक्सटर्नल जेड के कैप। दिस इज इक्वल टू एम ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और यहां से आप ऐसे डिसाइड करेंगे आई कैप के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ एक्सटर्नल वाई इज इक्वल टू एम ए बाय, एफ एक्सटर्नल जेड इज इक्वल टू एम ए z। इस तरह से ये इक्वेशंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ।